Namaskar सभी को. Myself Sukanya and I would be discussing with you all the subject of labor law. मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगी ट्रेड यूनियंस एक्ट ऑफ 1926 को. ना जब भी हम लोग ट्रेड यूनियंस एक्ट ऑफ 1926 को डिस्कस करते हैं, सबसे पहला वर्ड जिसके बारे में हमें समझना चाहिए वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनियन. ना कॉन्सेप्ट ऑफ यूनियन को समझाने के लिए मैं एक सिंपल एग्जांपल लूंगी. एक घर के सेटअप का ही सिंपल सा ही एक एग्जांपल. मुझे मूवी देखने का सपोज बहुत ज्यादा मन कर रहा था. मैं अपने पापा के पास गई. मैंने कहा पापा मुझे मूवी देखना है. मेरे पापा ने कहा कि आप मूवी देखने नहीं जा सकते. मैं आई अपने रूम में वापस. मैंने अपने सिस्टर्स के साथ ये बात शेयर किया कि मुझे मूवी देखने के लिए मना कर दिया गया है. तो उन लोगों ने मुझे एक आइडिया दिया कि चलो हम सब साथ चलते हैं. तो हम लोग तीनों गए पापा के पास. हमने पापा को फिर से कहा कि पापा हमें मूवी देखना है. एंड इस बार पापा समहाउ मान गए. अल्टीमेटली वो मान गए. सो इस सिंपल से एग्जाम्पल से हमें क्या देखने को मिलता है. हमें ये समझ में आता है कि जब मैं अकेले गई थी तो उतना ज्यादा मेरे पापा ने मुझे सुना तक नहीं अच्छे से. लेकिन जब मैं अपने सिस्टर्स के साथ गई तो वहां पे पापा इजीली मान गए. सो अल्टीमेटली यूनियन का वर्ड जो ट्रेड यूनियन के कॉन्सेप्ट में यूज किया गया है वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर है. अब ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेड यूनियन है ये कोई नया कॉन्सेप्ट तो है नहीं. ये वेस्टर्न कंट्रीज में अराउंड 18th सेंचुरी में से ही देखा गया है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हैड स्टार्टेड ऑलरेडी. हमारे कंट्री में कंपैरेटिवली बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस हमारे यहाँ पे लेट शुरू हुआ है. वी सी समवेयर इन द 19th सेंचुरी दैट द इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्टेड. अपर क्लासेस ने फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश करना शुरू किया. वर्कर्स जो है जैसे ही फैक्ट्रीज जैसे ही फैक्ट्रीज शुरू हो गए वैसे ही आप देखेंगे कि जो वर्कर जो है वर्किंग क्लास जो है वो एक्सप्लॉइटेशन भी शुरू हो गया ना. जब भी ये वर्किंग क्लास जब भी वर्कमैन अपने प्रॉब्लम्स को लेके अपने एम्प्लॉयर्स के पास जाते थे तो एम्प्लॉयर्स बहुत ज्यादा इनको नहीं सुनते थे. तो धीरे धीरे इन्होंने रियलाइज किया कि एक एक करके जाने से कोई फायदा उतना है नहीं. सो कॉन्सेप्ट ऑफ बार्गेनिंग पावर इसी तरीके से ही इवॉल्व हुआ. हम जिसको नेगोशिएशन कहते हैं, नेगोशिएट जिससे हम कह करते हैं एक सिंगल पर्सन अगर वो है तो वहां पे बार्गेनिंग पावर वीक कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वीक रहता है. हम अच्छे से अपने राइट्स के लिए नहीं फाइट कर पाते हैं. लेकिन जब हम एक ग्रुप जैसा बन के जाते हैं वहां पे कॉन्सेप्ट जो है बार्गेनिंग पावर जो है वो एक कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर बन जाता है. और जब वो कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर बन जाता है तो इम्पैक्ट जो है एम्प्लॉयर्स के ऊपर वो ऑफ कोर्स कंपैरेटिवली ज्यादा ही रहता है. दे हैव आल्सो नो अदर ऑप्शन बट टू पे हीड टू द प्रॉब्लम्स दैट द वर्कमैन इज फेसिंग. नाउ जब ये कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर इंक्रीज होने लग गया वहां पे क्या हुआ, इस तरीके के ग्रुप्स बहुत ज्यादा मशरूमिंग नंबर्स में इंक्रीज होने लग गया. सो अल्टीमेटली लेबर यूनियंस जो है दे केप्ट ऑन इंक्रीजिंग. बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि ये ऑर्गेनाइज्ड नहीं थे ये लोग. सो और देखा गया कि बस वर्कर्स ही नहीं एम्प्लॉयर्स भी अपनी यूनियंस को बनाना शुरू कर दिए. So ultimately this was becoming a whole mess. लीगल ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा नेसेसरी हो गया था. सो लीगल ऑर्गेनाइजेशन क्यों? ताकि ये जो ट्रेड यूनियन है इनको एक लीगल बैकिंग रहे, इनका एक नाम रहे, इनका एक पहचान रहे. तो आप ये भी कह सकते हैं कि नाम में क्या रखा है. बट ये कॉन्सेप्ट एज लॉ स्टूडेंट्स हमें प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करता है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ. आप अगर सपोज एक सूट फाइल करना चाहते हैं और अगर कोई वो जो ग्रुप है उनका कोई अगर नाम नहीं है, हम किसके अगेंस्ट फाइल करेंगे? आप कितने लोगों का नाम उस पर लिखेंगे? कौन सा कौन से ग्रुप के बारे में आप उस फाइल उस सूट में रेफर करेंगे? सो क्या नेम है? सो बेसिकली गवर्नमेंट ने स्टेट ने ये देखा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यूनियन बनाइए
पर आप ऑर्गेनाइज्ड हो जाइए। ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर बनना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन द सेंस कि रजिस्ट्रेशन इसका करवाओ, आप इस चीज को आप ऑर्गेनाइज करो। यही सारे ये इसी वजह से ट्रेड यूनियंस एक्ट ऑफ 1926 को लाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। सो द फर्स्ट ऑर्गेनाइज ट्रेड यूनियन जो है वो है मद्रास लेबर यूनियन ऑफ 1918। जो ऑर्गेनाइज ट्रेड जो 1918 में ही वो फर्स्ट ऑर्गेनाइज ट्रेड यूनियन बन गया था। 1926 का एक्ट है, लेकिन फर्स्ट ऑर्गेनाइज ट्रेड यूनियन जिसके बारे में हम कहते हैं जो प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड थे, वो है मद्रास लेबर यूनियन ऑफ 1918। अब इसके बाद नंबर ऑफ यूनियंस केप्ट ऑन फॉर्मिंग। सो देयरफॉर 1926 एक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था एक लीगल आइडेंटिटी के लिए, एक लीगल स्टेटस के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक इम्पोर्टेंट एक्ट बन गया था उस टाइम पे, सो दैट द ट्रेड यूनियंस, द लेबर यूनियंस दैट आर बीइंग फॉर्म्ड, they have a legal status, they have a legal identity, right? So basically before the emergence of industrialization on a massive scale, हमने क्या देखा? There were personal contracts between the workers and the employers. उन दिनों में जरूरी नहीं था कि एक लीगल बैकिंग या फिर इस तरीके का लीगल आइडेंटिटी इतना जरूरी नहीं था. There was no requirement for the evolution of any machinery at that point of time, because there was a healthy relationship between the workers and the employers. But after the establishment of a modern factory system, जब मॉडर्न फैक्ट्री सिस्टम एस्टेब्लिश होने लग गया, ये जो रिलेशनशिप था बिटवीन दी वर्कर्स एंड दी एम्प्लॉयर्स, there was a significant, significantly, because of the large scale industrialization and because प्रॉफिट मेकिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बन गया था मार्केट का. देयर वाज अ कट थ्रोट कंपटीशन इन द मार्केट. सोफिस्टिकेटेड मींस अ प्रोडक्शन को यूज करने लग गए थे, जिसके वजह से एक न्यू क्लास ऑफ वर्कर्स इवॉल्व हो रहा था. So this new class of workers, they were completely dependent on the wages for their survival. They were completely dependent on their wages for their survival. अपने wages पे वो completely dependent थे, and therefore the existing relationship between the employer employee जो था एक point of time पे, वो काफी तेजी से change होने लग गया था. There were continuous conflict of interest between the workers and the employers. Workers and employers के बीच में continuous conflict of interest था. There were distress, between the workers, and therefore this resulted in the growth, in the ever increasing growth of various trade unions. So trade union basically, अगर हम इस तरीके से समझे तो ट्रेड यूनियन और कुछ नहीं, तो फिर it is something which is a link between the management and the workers. So to control and manage the working of this trade unions, so ताकि ये ट्रेड यूनियन के जो वर्किंग है इसको मैनेज किया जाए, there were also various different legislations which were regulating the same. बहुत सारे और भी एक्ट थे जो मैं आगे बताऊंगी, जो कि ये इनके रिलेशन के बारे, इनके रिलेशंस बिटवीन दी वर्कर्स एंड दी एम्प्लॉयर्स को मैनेज कर ही रहे थे, राइट? बट इन स्पाइट ऑफ बीइंग a very newly originated institution, trade union being a very newly originated institution, ये एक बहुत ही पावरफुल फोर्स बन गया था, बिकॉज देयर वाज अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन दी, जैसे मैंने कहा कि वेजेस एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो इवॉल्व था, तो एक इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ ऑफ दी वर्कर्स पे एक डायरेक्ट इम्पैक्ट था. सो देयरफॉर the need for an organized trade union, this was first realized in 1875 by various by various social workers like Shri Sorabji Bengali, Shri NM Lokhande. इनके कंटिन्यूस एफर्ट्स के वजह से there were the formation of various trade unions like the printers union of Calcutta, ये 1905 में शुरू हुआ था. बॉम्बे पोस्टल यूनियन ऑफ 1907, ये सब आया था मद्रास लेबर यूनियन से पहले.
सो दिस सेटिंग अप ऑफ टेक्सटाइल एंड मिल इंडस्ट्री, जो कि इंडिया में एक टाइम पे बहुत ज्यादा फ्लरिशिंग इंडस्ट्रीज थे एट द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी, चाहे वो बॉम्बे हो, चाहे वो मद्रास हो, चाहे वो कैलकाटा हो, दिस गेव impetus that to the formation of industrial workforce association in India. So following years में क्या हुआ, there were rise and growth of several other labor associations. जैसे मैंने कहा मद्रास लेबर यूनियन शुरू हो गया, which is the first properly registered trade union. It was founded by Mr. B.P. Wadia in the year 1918. Year 1920 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबरर्स एसोसिएशन इन गुजरात शुरू हो गया था, जो कि एक यूनियन में टर्न हो गया था, जो कि महात्मा गांधी के गाइडेंस में था, एंड इट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट यूनियंस इन द कंट्री एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज वहां पे कुछ कुछ मेथड्स यूज किया गया था to solve the dispute between the workers and the employers, and those methods were nothing but the method of arbitration, the method of conciliation. So इस तरीके से हमने देखा कि फर्स्ट ट्रेड यूनियन फेडरेशन भी स्टार्ट हुआ. वी ऑल हैव एन आइडिया अबाउट ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, एंड दिस वाज made on the light of the International Labour Organization. So therefore the politics of trade union जो है, this had a very the this had a tremendous growth at one point of time. Now when you look into the development of the trade union law in India, you will see that labor legislation in India जो है, it has a key impact on the development of industrial relations. सो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशल जस्टिस, जिसको हम कहते हैं, जो हम प्रियम्बल में बार बार कहते हैं, दिस हैज बीन द प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर लेजिस्लेशन इन इंडिया. सो सेवरल अदर फैक्टर्स लाइक द स्वराज मूवमेंट जो शुरू हो गया था 1921-24 में, then there was also a royal commission on labor that also paved the way for various labor laws, उन्होंने because of which it encouraged the framers of the constitution also to incorporate laws which will benefit the laborers. Now अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे कि लेबर जो एक कॉन्सेप्ट है, वो एक सब्जेक्ट जो है, दैट इज अ सब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रेंट लिस्ट, दैट इज बोथ द सेंटर and the state can make laws related to the subject. Apart from the Trade Unions Act, also there are different labor laws in the country, like the Apprentices Act of 1961. Apprentices Act of 1961 का main objective ये था that हमें promote करना चाहिए new manpower at skills, हमें promote करना चाहिए old skills को improve करना चाहिए through practical and theoretical training. Then there was another act which is known as the Contract Labor Act of 1970. इस एक्ट का भी मेन ऑब्जेक्टिव यही था दैट देयर शुड बी अ रेगुलेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर, एंड ऑल्सो दैट it should also be abolished in certain circumstances. इस तरीके से Employees Provident Fund Act, Factories Act of 1948, Minimum Wages Act of 1948, and the last is the Act of Trade Union Act of 1926, जिसके बारे में we are discussing. ना ये जो ट्रेड यूनियन एक्ट ऑफ 1926 है, ये ट्रेड यूनियन एक्ट जो है, दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया. नाउ बिफोर आई गो टू द डेफिनेशन पार्ट, ये जो एक्ट है, इस एक्ट में 5 चैप्टर्स हैं एंड वी हैव 33 सेक्शंस. इतना ही ये एक्ट है बस. ये एक्ट जो है ये एप्लीकेबल है पूरे इंडिया में ना. इस एक्ट में जैसे मैंने पिछले स्लाइड में डिस्कस ऑलरेडी किया है आप लोग के साथ, दैट ये जो एक्ट है ये कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है. यहाँ पे सबसे पहले जो डेफिनेशन क्लॉज में डिफाइन किया गया है वो है व्हाट इज अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. ना अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का क्या मतलब है, पूरे एक्ट में बार बार अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का वर्ड यूज होते रहेगा ना. अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का क्या मीनिंग है, जिन एस्टेब्लिशमेंट में जो एस्टेब्लिशमेंट एक स्टेट से ज्यादा में एस्टेब्लिश्ड है, फॉर एग्जांपल हमारा आपका एक मिल्क केक इंडस्ट्री है, हमारा ये जो एस्टेब्लिशमेंट है ये बस दिल्ली में ही नहीं, ये भोपाल, चंडीगढ़, बॉम्बे, बहुत जगह पे ये एस्टेब्लिश हमने इंडस्ट्री को कर दिया है ना. ऐसे सिचुएशन में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होगा,
इस सिचुएशन में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन क्लॉज ऑफ सेक्शन 2, द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वुड बी द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर हमारा जो एस्टेब्लिशमेंट है वो बस दिल्ली में ही एस्टेब्लिश्ड है, तब वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विल बी द स्टेट गवर्नमेंट इन दिस केस। सो जहां पे भी वर्ड अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यूज होगा तो आपको ये डेफिनेशन ध्यान देना होगा। और एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन जो सेक्शन 2 में दिया गया है वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। ना एग्जीक्यूटिव का क्या मीनिंग है? एग्जीक्यूटिव बेसिकली वो इंसान है जिसके सर पे मैनेजमेंट ऑफ द ट्रेड यूनियन की जिम्मेदारी है। सो जो भी ट्रेड यूनियन के अफेयर्स है उसको कंट्रोल करना है, उसको मैनेज करना है, इसीलिए उनको कहा गया है कि वो एग्जीक्यूटिव है। सो जहां पे भी ट्रेड यूनियंस एक्ट में वर्ड एग्जीक्यूटिव मेंशन होगा वहां पे हमें ध्यान देना होगा कि दिस इज द पर्सन हु इज टेकिंग केयर ऑफ द होल इंडस्ट्री। सो उनके अंडर, उनके कंट्रोल में ये इंडस्ट्री है, उनके कंट्रोल, सॉरी, उन इंडस्ट्री नहीं, उनके कंट्रोल में ये ट्रेड यूनियन है। सो ट्रेड यूनियन के अफेयर्स जो भी कंट्रोल करेंगे वो एग्जीक्यूटिव का पोजीशन लेंगे। इसके बाद नो आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो सेक्शन 2G में दिया गया है। सेक्शन 2G में सिंपली एक्सप्लेन किया गया है व्हाट इज अ ट्रेड डिस्प्यूट। ना ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्शन 2G है, ट्रेड डिस्प्यूट का जो डेफिनेशन है, ये हमें सबको याद रखना होगा। हमें सब कुछ वर्ड्स याद रखना होगा, बिकॉज इस डेफिनेशन के हर वर्ड इंपॉर्टेंट है, हर पार्टीज इंपॉर्टेंट है, हर टर्म इंपॉर्टेंट है इस डेफिनेशन के अंदर। ना यहाँ का जो सेक्शन 2G का जो डेफिनेशन है वो बहुत ज्यादा सब्जेक्ट मैटर जो है वो बेसिकली लिमिटेड है। मैं क्यों लिमिटेड कह रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है that a trade dispute means any dispute between the employers and workmen। so parties कौन कौन है ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द डेफिनेशन में ही दिया गया है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द डेफिनेशन कहते हैं कि there can be basically three kind of parties in this situation. One is the employer, one is the employer workman, second is the workman workman, and the third is the employers and the employers। सो इस सिचुएशन में जब भी हम लोग क्वेश्चन ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट को डिस्कस करते हैं, हम ये याद रखेंगे कि देर आर थ्री काइंड ऑफ पार्टीज हु मे बी इन्वॉल्व इन ट्रेड डिस्प्यूट। या तो वो एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन के बीच में होगा, या तो वो वर्कमैन वर्कमैन के बीच में होगा, या तो वो एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयर्स के बीच में होगा। राइट ना, ट्रेड डिस्प्यूट के डेफिनेशन को सबसे पहला टर्म दिया गया ट्रेड डिस्प्यूट मींस। मीनिंग क्या है? एनी काइंड ऑफ डिस्प्यूट, कोई भी डिस्प्यूट जो इन पार्टीज के बीच में होगा उसको हम ट्रेड डिस्प्यूट कहेंगे। ना ये पढ़ के लगता है जैसे सब्जेक्ट मैटर जो है, मैम ने तभी भी कहा था लिमिटेड है, लेकिन एनी डिस्प्यूट कहने से तो लगता है कि ये अनलिमिटेड है। लेकिन ये डेफिनेशन यहाँ तो खत्म नहीं हो रहा है, ये डेफिनेशन आगे बढ़ के कहते हैं and which is connected with। so ये जो डिस्प्यूट है वो डिस्प्यूट कनेक्टेड होना चाहिए। किस चीज से कनेक्टेड होना चाहिए? एम्प्लॉयमेंट से। एम्प्लॉयमेंट मतलब हो गया नौकरी से रिलेटेड होना चाहिए, उस नौकरी देने से रिलेटेड होना चाहिए, तभी वो ट्रेड डिस्प्यूट हो सकता है। अब या तो वो नौकरी देने से रिलेटेड होगा, या तो कह रहे कि नॉन एम्प्लॉयमेंट से भी हो सकता है, मतलब नौकरी नहीं देने से भी, नौकरी नहीं देने से भी अगर इशू हो रहा है, वैसे काइंड ऑफ डिस्प्यूट्स को भी हम ट्रेड डिस्प्यूट कहेंगे। नहीं तो वो कह रहे हैं कि और दी टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब हो गया कि कितने घंटे, जैसे कंडीशंस ऑफ लेबर वाला ही पॉइंट ऑलमोस्ट आ जाता है, कितने घंटे मैं यहाँ पे काम करूंगी, कब आना है मुझे, कब जाना है, इस तरीके के। जब भी हम कहीं पे ज्वाइन करते हैं, किसी भी ऑफिस में ज्वाइन करते हैं, किसी भी काम में ज्वाइन करते हैं, हमें एक टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिलता है एज एन एम्प्लॉय। सो जो भी डिस्प्यूट है वो डिस्प्यूट टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट या तो कनेक्टेड होना चाहिए, या तो वो कंडीशंस ऑफ लेबर से। जहां पे मैं काम करती हूँ वहां प्रॉपर लाइटिंग है या नहीं, वहां पे प्रॉपर सैनिटेशन है या नहीं, वहां पे प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी है या नहीं, इस तरीके के अगर सिचुएशन, अगर ये चारों चीज कनेक्टेड रहेगा तभी ही वो ट्रेड डिस्प्यूट माना जाएगा।
So even if the first part of the definition looks like any dispute, but the second part of the definition has limited it to only this four kind of matters: employment, नौकरी देने से related, नॉन एम्प्लॉयमेंट, नौकरी नहीं देने से रिलेटेड, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, या फिर कंडीशंस ऑफ लेबर से। इन चारों सिचुएशन से ही जब वो कनेक्टेड होगा तभी वो ट्रेड डिस्प्यूट हो सकता है ना। इससे हमें सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग मुझे पूछ सकते हैं कि क्या कभी यूनिलैटरल एक्शन किसी का, विल दैट बी अमाउंटिंग टू अ ट्रेड डिस्प्यूट? I'll just give you an example what is unilateral action. Now suppose I have a problem, मैं एम्प्लॉय हूँ, मुझे कुछ प्रॉब्लम है इस इंडस्ट्री में काम करने से, मुझे इनके सैनिटेशन फैसिलिटी से प्रॉब्लम है ना। ये जो प्रॉब्लम है अगर मैं सपोज अपने एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म ही नहीं करती हूँ, will it be called a dispute? There cannot be a dispute without the other party, of course. So कभी भी unilateral initiative और या फिर unilateral issues cannot be a trade dispute. There has to be something which is a bilateral one. So इसीलिए first part of the definition says between, या तो वो एम्प्लॉयर वर्कमैन के बीच में होगा जो कि सबसे ज्यादा कॉमन काइंड ऑफ डिस्प्यूट है, वर्कमैन वर्कमैन के बीच में भी हो सकता है, नहीं तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर के बीच में भी हो सकता है। There can be disputes between the employer also. It need not always be employers and workmen. So therefore what we get from the first part of the definition is it has to be a bilateral action. It cannot be a unilateral action. There has to secondly, और एक important चीज जो कि हमें हमेशा याद रखना चाहिए, that is something which is that there has to be a direct and a real interest. डायरेक्ट एंड रियल इंटरेस्ट अगर नहीं होगा तो फिर कोर्ट कंसिडर नहीं करेंगे, और इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने नंबर ऑफ केसेस में रेफर किया है। वन ऑफ द फेमस केस जो मैंने नीचे भी मेंशन किया है वो है वर्कमैन ऑफ डीटी वर्सेस मैनेजमेंट ऑफ डीटी। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बहुत क्लियरली कहा है that there has to be a substantial, there has to be a real dispute between the parties, there has to be a direct interest. अगर डायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं है तो फिर वो ट्रेड डिस्प्यूट नहीं हो सकता है, इफ देर इज नो डायरेक्ट रिलेशन। सो विच मीन्स यू हैव अ प्रॉब्लम, सब एग्जाम्पल एक देती हूँ, आपको प्रॉब्लम हो रहा है अपनी इंडस्ट्री में कुछ, मैं कहीं से कुछ कनेक्टेड ही नहीं हूँ, तो यहाँ पे मेरा ट्रेड डिस्प्यूट अराइज नहीं होता है बिकॉज आई डू नॉट हैव अ डायरेक्ट एंड अ रियल इंटरेस्ट इन दिस पर्टिकुलर ट्रेड डिस्प्यूट। सो देयरफॉर सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंडर्ड वेकम रिफाइनिंग कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड वाले केस में 1960 का जो ये केस है, वहां पे उन्होंने ये भी पॉइंट मेंशन किया है कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज है दे शुड बी गिवन द स्टेटस ऑफ द रेगुलर एम्प्लॉयज। ठीक है, उन्होंने कहा है कि स्टैंडर्ड वेकम रिफाइनिंग कंपनी ऑफ इंडिया वर्सेस वर्कमैन वाले केस में उन्होंने कहा है कि मैटर जो इन्वॉल्व है दैट इज ओनली इन द इंटरेस्ट ऑफ द फ्यू एम्प्लॉयज, नॉट द मेजॉरिटी ऑफ द एम्प्लॉयज। सो देयरफॉर यहाँ पे देर इज नो ट्रेड डिस्प्यूट, क्योंकि क्योंकि ये सब्सटैंशियल नहीं है, मेजॉरिटी इन्वॉल्व होना चाहिए। सो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज जो है they should be given the status of the regular employees। ये जो इशू अराइज हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि यहाँ पे जो रेगुलर एम्प्लॉयज है वो बहुत ही फ्यू एम्प्लॉयज है, एंड फ्यू एम्प्लॉयज कैन नॉट फॉर्म द सब्सटैंशियल cannot form the majority of the employees in a particular industry। जब वो मेजोरिटी में नहीं है तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो सब्सटैंशियल नहीं हुआ। सो मेजोरिटी इन्वॉल्व होना बहुत इंपॉर्टेंट है to make it something which is substantial, to make it a substantial dispute between the parties in this particular case। So individual dispute जो है वो ट्रेड डिस्प्यूट नहीं हो सकता है। सो स्टैंडर्ड वेकम वाले केस में कोर्ट ने बहुत क्लियरली कह दिया है कि इंडिविजुअल डिस्प्यूट जो है वो एक ट्रेड डिस्प्यूट नहीं बन सकता है, बिकॉज
trade dispute is a collective dispute. It has to be a substantial dispute. So therefore, individual dispute is not a trade dispute. Now, इसके बाद जो important part of the concept of section 2G है वो है definition of workman. इस situation में यहाँ पे workman कौन है वो भी defined है. लास्ट पार्ट ऑफ द सेक्शन 2G सेज वर्कमैन जो है वो सारे लोग जो इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, जो इस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है, एम्प्लॉयर के साथ डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है. एग्जाम्पल, सपोज मैं एक शू इंडस्ट्री के एम्प्लॉई हूँ, कोई डिस्प्यूट हो गया तो आई एम डायरेक्टली इन्वॉल्व इन दैट पर्टिकुलर डिस्प्यूट. एंड अगर मैं दूसरे इंडस्ट्री में काम करती हूँ एंड फिर भी इस ट्रेड डिस्प्यूट में इन्वॉल्व हूँ, तभी भी मैं वर्कमैन तो कहलाऊंगी. वर्कमैन डेफिनेशन जो है वो बहुत ही एक वाइडर इंटरप्रिटेशन दिया गया है इन ट्रेड यूनियंस एक्ट ऑफ 1926 में. वर्कमैन डिफरेंट इंडस्ट्रीज के भी हो सकते हैं. So it means all person who are employed in a trade or industry, whether or not in the employment of the employer with whom the trade dispute arises. So even if the word workman, the way it is defined, it is giving a huge definition. It is giving a broader definition to the term workman. Now, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आते हैं हम लोग, जो कि ट्रेड यूनियंस एक्ट में डिफाइंड है, वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेड यूनियन. ना ट्रेड यूनियन का क्या मीनिंग है? ना ट्रेड यूनियन, जैसे मैंने ऑलरेडी आप लोग को समझाया है यूनियन का क्या मीनिंग है, ट्रेड यूनियन का एक बैकग्राउंड मैंने दे दिया है. एक कंटिन्यूअस एसोसिएशन है, ये कुछ नहीं है तो एक कंटिन्यूअस एसोसिएशन है, सो दैट अपने कंडीशंस ऑफ लेबर जहां भी वो काम करते हैं वो मेंटेन वो कर पाए, अपने हक के लिए वो लड़ाई लड़ पाए. इस वजह से ट्रेड यूनियन को हम लोग फॉर्म करने देते हैं. सो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ लीगल करने के लिए जो लीगल मीनिंग दिया गया है वो है कि पार्टीज के बीच में रिलेशन मेंटेन करने के लिए. सो अगर आप लीगल डेफिनेशन पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि ट्रेड यूनियन इज नथिंग बट टू मेंटेन द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज. सो ट्रेड यूनियन का जो डेफिनेशन है, बेसिकली इट सेज ट्रेड यूनियन इज अ कॉन्सेप्ट व्हिच सेज इट मींस एनी कॉम्बिनेशन, कोई भी कॉम्बिनेशन. ये जो कॉम्बिनेशन है वो टेम्पररी भी हो सकता है, वो परमानेंट भी हो सकता है. जरूरी नहीं है that every trade union has to be a combination which is permanent in nature. और इसको फॉर्म करने के लिए जैसे मैंने कहा कि ट्रेड यूनियन जो है एक इजी टर्म में क्या है कि कंटिन्यूअस एसोसिएशन है, सो दैट जो भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं हम उसको फोर फ्रंट पे ला सकते हैं. सो लीगल टर्म्स में वो कहा गया है दैट इज प्राइमरीली टू रेगुलेट द रिलेशन बिटवीन द वर्कमैन एंड द सेम पार्टीज जो कि ट्रेड डिस्प्यूट में थे, वर्कमैन एंड द एम्प्लॉयर्स, वर्कमैन एंड द वर्कमैन, एम्प्लॉयज एंड द एम्प्लॉयर्स. सो देयरफॉर इनके बीच में रिलेशन को रेगुलेट करने के लिए हम ट्रेड यूनियन को फॉर्म करते हैं. हम ट्रेड यूनियन को फॉर्म करते हैं टू आल्सो टू इम्पोज रेस्ट्रिक्टिव कंडीशंस. सो हम यूनियन फॉर्म करते हैं सो दैट वी कैन इम्पोज रेस्ट्रिक्टिव कंडीशंस ऑन द कंडक्ट ऑफ एनी ट्रेड और बिजनेस. सो दो चीज के लिए हम फॉर्म करते हैं, रिलेशन रेगुलेट करने के लिए, रेस्ट्रिक्टिव कंडीशंस को भी इम्पोज करने के लिए. एंड यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेड यूनियन है दैट कैन ऑल्सो बी एन एमलगेमेशन ऑफ टू और मोर ट्रेड यूनियन. जरूरी नहीं है ट्रेड यूनियन हमेशा सिंगुलर हो, नंबर ऑफ ट्रेड यूनियंस भी फॉर्म हो सकते, एक फेडरेशन फॉर्म हो सकता है, एंड दैट विल ऑल्सो कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2H. ना यहाँ पे सेक्शन 2H में there are also three kinds of provisos which are being given. यहाँ पे हमने तीन kind of proviso दिया हुआ है. Now what are those three kinds of provisos that has been? So यहाँ पे कुछ कुछ important exceptions भी दिया गया है, and there are three kinds of exceptions. ना ये थ्री काइंड ऑफ एक्सेप्शंस क्या है ट्रेड यूनियन के डेफिनेशन में? सपोज हमने एक यूनियन बनाई,
नाउ उस यूनियन के पार्टनर्स के बीच में ऑलरेडी हो सकता है कोई एग्रीमेंट है ना। वह उस सिचुएशन में अगर कोई अग्रीमेंट पहले से ही है तो वहां पे उस सिचुएशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. So basically, this act shall not affect any agreement between partners as to their own business. Any agreement between an employer and those employed by him as to such employment, and any agreement in consideration of the sale of the goodwill of a business or instruction in any profession, trade of handicraft. So basically, जब इन तीन का ऐसा काइंड ऑफ अग्रीमेंट अगर पहले से ही है तो एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन के बीच में अगर कोई अग्रीमेंट हो तब भी वो फर्क नहीं पड़ेगा. So these are three kinds of exceptions which section 2H is very importantly talking about. Otherwise, trade union has a definition which has been divided into two parts, as you can see in the next slide. ट्रेड यूनियन का डेफिनेशन के दो पार्ट है, याद रखना हमें. एक है मीनिंग क्या है, एक है इंक्लूसिव क्या है. मीनिंग में it talks about two kinds of meaning: regulated relation, impose restrictive conditions. ट्रेड यूनियन का काम होता है रिलेशन को रेगुलेट करने के लिए, रेस्ट्रिक्टिव कंडीशंस को इम्पोज करने के लिए. रिलेशंस को रेगुलेट कैसे करेंगे हम लोग यूनियन को रजिस्टर करने के लिए फोर्स करेंगे. सो उस तरीके से क्या होगा, रिलेशंस जो है वो रेगुलेट हो जाएगा. हम लोग रेस्ट्रिक्टिव कंडीशंस भी इम्पोज करेंगे क्योंकि हम लोग उनसे जब रजिस्टर करवाए करेंगे तब हम उनसे अच्छे से पूछ लेंगे कि क्या क्या रूल्स आप एज अ ट्रेड यूनियन फॉर्म कर जब आप फॉर्म करेंगे तो क्या क्या रूल्स आप फॉलो करेंगे. सो आप देखेंगे आगे सेक्शंस में जहां पे ये आपको कहना होगा कि आप लोगों के ट्रेड यूनियन के क्या क्या रूल्स है. सो therefore trade union has a huge definition as you can see under section 2H. Now moving further on, अगर हम वेरियस अदर सेक्शंस को देखते हैं, अब हमने ये देख लिया कि ट्रेड यूनियन का जो सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है कि हमें रिलेशन को रेगुलेट करना है. रिलेशन हम कैसे रजिस्ट्रेशन रेगुलेट करेंगे, हम रजिस्ट्रेशन करवाएंगे ना. ट्रेड यूनियन को रजिस्ट्रेशन कैसे कराते हैं ना, एक रजिस्ट्रार, तो वो सेक्शन 3 में लिखा हुआ है कि आपको रजिस्ट्रार को अपॉइंट करना होगा. एक रजिस्ट्रार अपॉइंट करो जो ट्रेड यूनियन को रजिस्ट्रेशन कराएंगे. सो बेसिकली एक रजिस्ट्रार जब अपॉइंट होगा तब जितने सारे ट्रेड यूनियंस है वो वहां पे रजिस्टर करेंगे. सो आप एक बात देखिएगा यहाँ पे दैट कंपनीज एक्ट में भी अगर आप देखोगे तो वहां पे भी एक रजिस्ट्रार होते हैं. उनके पास सारी डिटेल्स होते हैं, उनके पास एनुअल रिटर्न्स जाते हैं, चेक करते हैं so that the company is working or not. So उसी सिमिलरली यहाँ पे भी ट्रेड यूनियंस एक्ट में भी एक अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है, मैंने अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन है पहले ही बता दिया आपको. अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो एक रजिस्ट्रार को अपॉइंट करेंगे अंडर सेक्शन 3. आप चाहो तो सेक्शन 3 ये भी कहते हैं कि अगर रजिस्ट्रार के साथ डेप्यूटी रजिस्ट्रार भी अपॉइंट करना है तो वो भी पावर क्लियर है अंडर सेक्शन 3 ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट ना. ये तो हो गया कि रजिस्ट्रेशन के लिए हमें रजिस्ट्रार को अपॉइंट करना होगा ना. हम रजिस्ट्रेशन का तरीका क्या है वो हम देखते हैं सेक्शन 4 में ना. यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि ट्रेड यूनियन जो है वो 3 टाइप के होते हैं. एक है रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, एक है नॉन रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, एंड तीसरा जो है वो है रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियन. which means recognized trade, registered trade union, non registered trade union क्या है आपको तो पता है ना. recognized trade union क्या है, एम्प्लॉयर ने इस ट्रेड यूनियन को रिकॉग्नाइज कर दिया है ना. यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एप्लीकेशन जो है उसको आप भेजो रजिस्ट्रार को. जो भी एप्लीकेशन है रजिस्टर करने के लिए वो हमें भेजना होगा रजिस्ट्रार को ना. उस टाइम पे उस पर्टिकुलर ट्रेड यूनियन में कुछ कुछ कंडीशंस होना बहुत, कुछ कुछ कंडीशंस कंप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है.
क्या है सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट? उस टाइम पे जब हम लोग अप्लाई करेंगे, वहां पे एटलीस्ट 7 या मोर देन 7 सब्सक्राइबर्स मेंबर्स होना चाहिए। उस ट्रेड यूनियन के मिनिमम 7 मेंबर्स तो होना चाहिए, जो कि एप्लीकेशन को साइन करेंगे। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एप्लीकेशन साइन करना होगा। एप्लीकेशन साइन करने के लिए हमें 7 मेंबर्स का जरूरत है। ना ये जो 7 मेंबर्स है, दे आर दी डायरेक्ट सब्सक्राइबर्स टू द ट्रेड यूनियन। इन लोग डायरेक्ट सब्सक्राइबर्स होते हैं, ये लोग सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर्स होते हैं ट्रेड यूनियन के। And along with this particular, number of signees, number of applicants जो 7 होना चाहिए, उसके साथ साथ उस टाइम पे एटलीस्ट 10% और 100, विच एवर इज लेस, लोग उस टाइम उस ट्रेड यूनियन से कनेक्टेड होना चाहिए ना। फिर से कंपैरिजन लेते हैं। कंपनी जब भी स्टार्ट होता है तो एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी कंपनीज अंडर कंपनीज एक्ट भी कौन करते हैं? सब्सक्राइबर्स ही करते हैं, मेंबर्स ही करते हैं, सब लोग नहीं करते हैं। तो वही जो मिनिमम नंबर प्रिस्क्राइब्ड है, वही लोग बस साइन करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी एप्लीकेशन जब आप डाल लोगे रजिस्ट्रार के पास, तो 7 लोगों को तो मिनिमम साइन करना होगा ना। उसके बाद आपके ऑर्गेनाइजेशन में सपोज 1200 पीपल आर वर्किंग, 1200 एम्प्लॉइज आपके पास ना। इसके 1200 के 10% कितना हुआ? 120 ना। या तो 120 या तो 100, विच एवर इज लेस। तो इस केस में 100 इज लेस। सो व्हेन एप्लीकेशन इज सबमिटेड, जब वो 7 लोग साइन करके जब भेजते हैं एप्लीकेशन रजिस्ट्रार को, उस टाइम पे जरूरी ये है कि 100 पीपल आर कनेक्टेड और दे आर एंगेज इन दिस इंडस्ट्री एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। एप्लीकेशन तो चलो ठीक है, दोनों कंडीशंस फुलफिल हो गया। एप्लीकेशन हमने सबमिट कर दिया ना। रजिस्ट्रेशन तो एक ही दिन में तो नहीं मिलेगा, राइट? सो रजिस्ट्रेशन होने में 10, 15 दिन, 30 दिन भी लग सकता है ना। इस बीच में सपोज ऐसा सिचुएशन हुआ कि वो 100 मेंबर्स में से किसी किसी लोगों ने छोड़ दिया, इंडस्ट्री मेंबरशिप ही छोड़ दिया ना। इस सिचुएशन में क्या जो हमने रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया है, क्या वो इनवैलिड हो जाएगा? क्या वो कैंसिल हो जाएगा? तो इसलिए भी सेक्शन 4 हैज गिवन एन आंसर। इट सेज नहीं, ऐसा नहीं होगा कि अगर हमें 99 हो गए हमारे मेंबर्स, तो तुरंत हमारे जो एप्लीकेशन है वो इनवैलिड हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। हमें उस टाइम पे जब तक हमें रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता है, तब तक हमें इतना ध्यान रखना है कि उस 100 में से 50%, कम से कम 50% जो है, अगर वो छोड़ के 50% या 50% से कम अगर छोड़ के जाते हैं, तो फिर एप्लीकेशन वैलिड है। मतलब अगर सपोज 20 लोग छोड़ के चले जाते हैं, एप्लीकेशन अभी भी वैलिड है। लेकिन अगर 52 लोग, 50 मोर देन 50 हो गया, मोर देन 50% हो गया, मतलब 100 थे हमारे पास, 51 लोगों ने छोड़ दिया, तो उस टाइम पे एप्लीकेशन इनवैलिड हो जाएगा। पर जब तक वो 50 एंड लेस देन 50% में चल रहा है, तब तक वो एप्लीकेशन विल बी वैलिड। अदरवाइज मोर देन 50% लोग अगर छोड़ के चले जाते हैं बिफोर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज कंप्लीटेड, वहां पे फ्रेश एप्लीकेशन हैज टू बी साइंड। So this is what section 4 tries to discuss, has tried to explain, even though section 4 बहुत complicated लगता है, but this is in a very simple term, this is what section 4 tries to talk about. इसके बाद हम आते हैं section 5 पे। नाउ सेक्शन एप्लीकेशन जब भी हम फाइल करते हैं, वो हमें ध्यान देना होगा कि हम फॉर्म ए जो है वो एनेक्चर में दिया हुआ है ट्रेड यूनियंस एक्ट में, हम फॉर्म ए के थ्रू से फाइल करते हैं ना। वहां पे जब भी हम फाइल करते हैं, तो ट्रेड यूनियन के रूल्स भी लगा के भेजना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किस तरीके के रूल्स के बारे में हमने सोचा है, ये सब कुछ हमें लिखना होता है। हमें नाम, ऑब्जेक्ट, ऑफिस बियरर के नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, उसके अलावा अगर आपके ट्रेड यूनियन का अगर 1 साल से ज्यादा हो गया है, एस्टेब्लिश होने में 1 साल से ज्यादा हो गया है,
एंड आपको अब मन कर रहा है कि आप उसको रजिस्टर कराएंगे, तो उस सिचुएशन में हमें प्रॉपर फंड्स के बारे में भी, एसेट्स के बारे में भी, लायबिलिटीज के बारे में भी बताना होगा। अगर वो 1 साल से कम टाइम ही बस हुआ है, तो फिर उस सिचुएशन में नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर वो 1 साल से एक्सीड हो गया है, तो उस सिचुएशन में सारे डिटेल्स देना होगा अंडर सेक्शन 5 ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट। नाउ आपको अभी तक ट्रेड यूनियन के रूल में क्या क्या होना चाहिए सो दैट द एप्लीकेशन इज एक्सेप्टेड, ये तो कहीं ना कहीं सेक्शन 5 से भी पता लग गया है। ना सेक्शन 6 फिर से यही बात कहते हैं कि नेम जो है, ऑब्जेक्ट जो है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं जब हम एप्लीकेशन फाइल करते हैं। मेंबर्स के फंड जो रेज हो रहा है किस पर्पज से यूज होगा, वो भी स्पेसिफाई करना होता है। मेंबर्स के लिस्ट मेंशन करना होगा। ऑर्डिनरी मेंबर्स कौन है, ऑफिस बेयरर्स कौन है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन देना होगा। मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है वो ट्रेड यूनियंस एक्ट में वो काफी मिनिमल है। लाइक कहीं कहीं जगह पे तो 1 रुपी है, 12 रुपी है। एंड दैट टू ऑल्सो विच इज लाइक आई एम टॉकिंग ऑन अ ईयरली बेसिस ना। आप कहीं भी किसी भी क्लब का मेंबर सपोज बनते हैं, फॉर एग्जांपल रोटरी क्लब का मेंबर बनते हैं, तो आपको सब्सक्रिप्शन फीस तो देना ही होता है। सिमिलरली जब आप यहाँ पे भी अपने यूनियन को रजिस्टर करेंगे, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन फीस तो आपको देना होगा। एंड वो यहाँ पे आप देखेंगे कि किस तरीके से ट्रेड यूनियन के रूल्स को अमेंड किया जा सकता है, ये भी मेंशन करेंगे। ऑफिस बेयरर्स जो अपॉइंटमेंट, उनके अपॉइंटमेंट कैसे होगी वो भी मेंशन करना है। एंड कोई भी ऑफिस बेयरर का सेक्शन 6 ऑल्सो सेज दैट कोई भी ऑफिस बेयरर का मैक्सिमम 3 साल तक ही ऑफिस होल्ड कर सकते हैं, उसके बाद इलेक्शन कराना कंपलसरी है। सो सेक्शन 6 में ये बात क्लियर है कि इलेक्शन कराना आफ्टर एवरी 3 years is something which is mandatory. And coming to section 7 now says कि रजिस्ट्रार के पास पावर होता है कि वो रजिस्ट्रेशन को रिफ्यूज कर सकते हैं। वो रिफ्यूज कर सकते हैं अगर उसको लगता है कि ट्रेड यूनियन का जो नेम है वो आइडेंटिकल है। दिस अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑन द सेक्शन 7 कि अगर ऐसा लगता है कि सिमिलर नेम्स है, तो रजिस्ट्रार के पास वो पावर है कि वो इस रजिस्ट्रेशन के लिए रिफ्यूज कर सकते हैं। एंड सेक्शन 8 ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट सेज द रजिस्ट्रार के पास पावर है दैट अगर ट्रेड यूनियन ने सारे रिक्वायरमेंट्स के साथ कंप्लाई किया है, तो ट्रेड यूनियन को रजिस्टर करना चाहिए। सो नाउ इट इज लाइक कि अगर ट्रेड यूनियन ने हर चीज को कंप्लाई किया है, तो अंडर सेक्शन 8 रजिस्ट्रार क्या करेंगे, ट्रेड यूनियन ने क्योंकि उन्होंने सारा रिक्वायरमेंट कंप्लाई कर दिया है, तो इस सिचुएशन में वो ट्रेड यूनियन को रजिस्टर कर देंगे। इसी में ही एक केस है विच इज नोन एज द केशोरम रेयन यूनियन वर्सेस द रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन। ये जो केस है कलकत्ता हाई कोर्ट का केस है। और इस केस में ये हुआ था दैट क्या ट्रेड यूनियन जो है, क्या वो एक से ज्यादा बन सकता है। एंड कोर्ट ने वेरी क्लियरली उसी टाइम पे ही कह दिया था कि ट्रेड यूनियन आप जितना बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। देयर इज नो बार रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। सो कोई बार नहीं है कि कितने ट्रेड यूनियन को रजिस्टर किया जा सकता है। दे कैन दिस नंबर कैन गो ऑन एंड ऑन। सिमिलरली जब आप सारे कंडीशंस को फुलफिल हो गए हैं, जब आपके सारे कंडीशंस फुलफिल हो गए हैं, आपके पास कोई तो सबूत होना चाहिए इस बात का दैट ये जो अपना कंपनी है ये रजिस्टर्ड हो चुका है ना। इसके लिए अंडर सेक्शन 9 देयर इज अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विच शैल बी प्रोवाइडेड। इस तरीके का सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट में भी कंपनी को मिलता है। सिमिलरली यहाँ पे भी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया जाता है अंडर सेक्शन 9 ऑफ दिस एक्ट। इसके अलावा रजिस्ट्रार के पास और क्या क्या फंक्शन है ना। रजिस्ट्रार के पास एप्लीकेशन एग्जामिन करना होता है उनको। ऑब्जेक्ट ऑफ द यूनियन को भी देखना होता है बहुत अच्छे तरीके से, क्या पर्पस को फॉलो कर रही है। इसी तरीके से ही वो रजिस्ट्रेशन बेसिकली दे पाते हैं। सो यहाँ पे रजिस्ट्रार का जो रोल है,
it is a huge role because he has to examine each and every application. On section 10 के through से registrar also has the power to cancel. Registrar also has a power to withdraw complete right. So the moment he does this, he cannot take it back. So एक बार अगर registrar ने cancel कर दिया, withdraw कर दिया, उसके बाद he cannot take it back. He does not have the power to review. उसके बाद तो appeal ही करना पड़ेगा ट्रेड यूनियन को. So once it withdraws, once it cancels, registrar cancels, उनके पास कोई रिव्यू का ऑप्शन नहीं रहता है. उसके बाद पार्टी के पास एक ही ऑप्शन रहता है कि वो अपील पे जाए. यहाँ पे भी एक इम्पोर्टेंट केस जो बॉम्बे हाई कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट है जिसको कहते हैं केस ऑफ मुकुंद आयरन स्टील वर्क्स लिमिटेड वर्सेस विजय देशपांडे. सो विजय देशपांडे इस केस में रजिस्ट्रार थे. नाउ यहाँ पे इस केस में ट्रेड यूनियन ने अपना एनुअल रिटर्न्स नहीं जमा किया जिसके वजह से रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया. जैसे उन्होंने रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, बाद में उनके पास डॉक्यूमेंट्स आ गए ना. रजिस्ट्रार के पास फिर से री इंस्टॉल करने का तो स्कोप ही नहीं है. सो बॉम्बे हाई कोर्ट ने बात क्लियरली कह दिया कि ट्रेड यूनियन कैन अपील बट द रजिस्ट्रार कैन नॉट रिव्यू. सो रजिस्ट्रार ने एक बार अगर मना कर दिया तो वो मना हो गया. दे कैन नॉट गो फॉर रिव्यू. दिस कैन इन दिस सिचुएशन ट्रेड union can appeal but the registrar cannot review in this case. So therefore under section 13 भी the concept of section 13 जो है हमने देखा है कि कंपनी जो है अंडर द कंपनीज एक्ट हैज वेरियस फीचर्स. हम बहुत सारे सेलियंट फीचर्स के बारे में डिस्कस करते हैं. आर्टिफिशियल पर्सन है, परपेचुअल सक्सेशन है, बॉडी कॉर्पोरेट है. वेरी सिमिलरली ट्रेड यूनियंस को भी एक बार जैसे ही सर्टिफिकेट मिल जाता है अंडर सेक्शन 9 वैसे ही वो बॉडी कॉर्पोरेट हो जाती है. सो वो चाहे तो अपने नाम पे प्रॉपर्टी भी खरीद सकती है, ट्रांसफर कर सकते हैं. इस तरीके का सेक्शन 13 में ये कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्शन 13 में कॉन्सेप्ट ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट दिया गया है. कहा गया है कि ट्रेड यूनियन जो है वो एक बॉडी कॉर्पोरेट की तरह ही बिहेव करेंगे, वेरी सिमिलर टू हाउ दी ट्रेड यूनियन वर्क. सो आई होप आप लोगों को कुछ बेसिक समझ में आया है ट्रेड यूनियन का क्या मतलब है. मैंने आज के क्लास में आप लोगों को ये आप लोगों के साथ ये डिस्कस कर दिया है कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कैसा रहा है, ट्रेड यूनियन एंड ट्रेड डिस्प्यूट का डेफिनेशन कैसा रहा है. कुछ डेफिनेशन क्लॉज और भी मैंने साइड बाय साइड डिस्कस किया है. एंड ऑल्सो I've discussed on certain sections which is relating to chapter 2 of the Industrial Disputes Act, where we talk about registration of the trade union. Sorry, the Industrial Disputes Act ही ट्रेड यूनियन के बारे में मैंने कहा है. एंड इस पर्टिकुलर लास्ट पार्ट पे मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है कि कैसे हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, रजिस्ट्रार के पास कितना पावर रहता है, एंड क्या रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी हो सकता है, विड्रॉ भी हो सकता है. इस तरीके यही आज के आज के क्लास में, आज के डिस्कशन में मैंने बस इतना ही डिस्कस किया है. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. थैंक यू.